हेलो चैंपियंस। तो तैयार हो आप सभी यूपी बोर्ड साइंस के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। 10th क्लास यूपी बोर्ड साइंस का सिलेबस देखेंगे। आज हम सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। किसी भी चीज में जब जर्नी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पहला पेज खोल के पढ़ने नहीं लग जाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने नहीं लग जाते हैं। एक थोड़ी सी सही डायरेक्शन में मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये 20 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे इसलिए ताकि एक बार देख ले कि सारा सिलेबस किस तरीके से है, हमें पढ़ना क्या-क्या है। एक बार ओवरव्यू देख लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अगर 2 बच्चे होते हैं, एक जो है वो सीधा पढ़ने लग जाता है। पहले दिन से ही वो क्या करने लग जाता है? पढ़ने लग जाता है। पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, फटाफट चैप्टर रिवीजन भी कर दिया। 3-4 बार उसने कंप्लीट सिलेबस और 2-4 बार रिवीजन भी वो उसने कर दिया। लेकिन अगर दूसरे बच्चे ने क्या किया है 20 मिनट एक्स्ट्रा दे करके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देख लिया। अगर उस सिलेबस में ये देख लिया कि कौन-सा वेटेज ज़्यादा है, कौन सी यूनिट ज़्यादा नंबर की है, कौन सी यूनिट कम नंबर की है और उस हिसाब से उसने अपने आप को सेट कर दिया और उस हिसाब से उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है 10th बोर्ड में नंबर गेन करना। इसीलिए सही डायरेक्शन में सही यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके फिर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर ऐसे ही पढ़ाई की जाती है तो फिर हम बिल्कुल अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से एक नई जर्नी की 10th क्लास यूपी बोर्ड सिलेबस और साइंस के लिए, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं कि सबसे पहले आपके सिलेबस में कौन-कौन सी यूनिट होती है और इन किस यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, किस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इससे पहले पहले आप एक और काम कर देना, आप सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी आज कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके 10th बोर्ड में आएँगे साइंस में, है ना? कौन से टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कौन से टॉपिक थोड़े से बोरिंग है और मैं और पवनी मैम मिलकर के आपको साइंस पूरी की पूरी कंप्लीट पढ़ाएँगे और इसी चैनल पे आपको कंप्लीट साइंस का इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से रिवीजन भी करवाया जाएगा और कंप्लीट साइंस पूरी भी करवाई जाएगी, ठीक है? तो कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगी, तो कुछ टॉपिक्स पवनी मैम आपको कंप्लीट करवा देंगे और इसी के साथ में हम सब साथ में मिल कर के टॉपिक को क्लियर कर देंगे। आप भी हमारे साथ में सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर देना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, तब आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, कॉपी में अच्छी तरीके से लिख पाओगे, कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से लिखनी है कि एग्ज़ामिनर को खुद लगे कि हाँ, हमें नंबर देने चाहिए, ठीक है? इस तरीके से होना चाहिए। चलो 5 टोटल आपके इसमें है 5 टोटल आपके यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ और उसकी प्रकृति और उसके व्यवहार, ठीक है? ये सबसे पहली यूनिट है, कितने नंबर की है? 20 नंबर की है, ठीक है? इम्पोर्टेंट यूनिट होने वाली है। पहली 2 यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ओके? उसके बाद में सेकंड 2 यूनिट है जीव-जगत से रिलेटेड, वो सेकंड नंबर की है, वो भी 20 नंबर की है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी हमें ध्यान किस पे देना है? मेनली इन 2 यूनिट पे अपन को ध्यान देना है, ओके? फिर आपके प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएँगे, ठीक है? फिर वो 12 नंबर का है और विद्युत से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट आ जाएँगे। विद्युत हम इतना क्रेज़ी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से कहानियों के माध्यम से और कलरफुल तरीके से पढ़ेंगे कि विद्युत के तारों में भी आपको एकदम रंग दिखने लग जाएँगे, ओके? और उसके बाद में ये हो रहने वाली है आपके 13 नंबर की और सबसे ज़्यादा ईज़ी और सबसे अच्छी अच्छी यूनिट प्राकृतिक संसाधन थोड़े से कम नंबर की है, लेकिन ये अच्छी रहने वाली है, ओके? इस तरीके से थ्योरी के आपके टोटल कितने नंबर का है? थ्योरी आपके टोटल 70 मार्क्स का है, ओके? और उसके बाद में 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और कुल 100 नंबर का टोटल आपके ये हो जाएगा, ओके? तो कैसे हम 70 में से बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे आपको सब कुछ चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी और देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, विज्ञान इतनी आसान हो जाएगी, ओके? चलो आपको बता देते हैं पर यूनिट में कौन-कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। सारे के सारे यूनिट्स जो है वो यूनिट वाइज़ आपने यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं, ओके? तो सबसे पहली यूनिट जो है वो रासायनिक पदार्थ और उसकी प्रकृति और व्यवहार। 20 नंबर की यूनिट रहने वाली है, जिसमें कि क्या-क्या आएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आ जाएँगे इसमें और केमिस्ट्री कैसे क्रेज़ी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके? चलो, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रियाएँ और उसका समीकरण। यानी कि अभिक्रियाएँ क्या होती है? हालाँकि ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट वाला समझने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको जब आप अच्छे से समझोगे, ये नींव है।
क्या है, नींव है, केमिस्ट्री की नींव है। जब आप इसको मजबूत कर दोगे तो आपको केमिस्ट्री इतनी आसान लगेगी। और मैं बोल रही हूँ अगर आप पूरी साइंस इसी तरीके से पढ़ोगे ना तो आप डेफिनेटली चूज करोगे कि 11th में मुझे साइंस सब्जेक्ट लेना है ना? चलो, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, अपघटन क्या होता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें ढंग से देखेंगे, ओके? एंड देन उदासीनीकरण से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, अपचयन और उपचयन से रिलेटेड अभिकथन भी हम देखेंगे। अपचयन, उपचयन उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल जाते हैं तो कौन सी रिएक्शन बन जाती है? रेडॉक्स रिएक्शन, ओके? तो ये सारी चीज़ें हम आगे से आगे इसमें बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे, ओके? एंड देन अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट कैसे होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव किस तरीके से होता है, किस तरीके से किसमें H पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, सारी चीजें हम देखेंगे, ओके? इनकी परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल कैसे काम करता है, डेली लाइफ में कौन सी चीजें ऐसी होती है जो एसिड बेस और लवण को डेफिनाइट करती डिफाइंड करती है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ओके? लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें आवश्यक नहीं है, ओके? लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें हम नहीं देखेंगे, ओके? एंड दैनिक जीवन में पीएच का क्या यूज होता है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो विरंजक चूर्ण जो होता है, CaCO3, बेकिंग सोडा जो होता है, धावन सोडा कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ CO2 वाला फॉर्मूला, और वो सारी चीजें हम इसमें बहुत डिटेल से समझेंगे, ओके? चैप्टर नंबर 3 में क्या आएगा, धातु और अधातुओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, ओके? धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है? तो धातु और अधातु से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे हम। आयनिक यौगिकों का गुणधर्म देखेंगे, सक्रियता श्रेणी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को सक्रियता श्रेणी में, और सक्रियता श्रेणी को इतने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि आपको लगेगा कि यार बहुत आसान है, ठीक है? चलते-फिरते, घूमते-फिरते आप किचन में जाते-जाते भी आपको सक्रियता श्रेणी जो है वो मुँह पे याद हो जाएगी, ओके? तो ये आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, और जब सक्रियता श्रेणी याद होती है, तो फिर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईज़ी लगने लग जाती है, ओके? एंड देन धातु की आधारभूत विधियाँ और रस्ट क्या होता है, इसके निवारण के क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके? एंड उसके अलावा कार्बन और उसके यौगिकों से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, कार्बन क्या होता है, इसके कितने भाई होते हैं, ठीक है? बहुत सारे भाई होते हैं कार्बन के, इसके कितने लोगों से दोस्ती करता है ये? 4 लोगों से, यानी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ओके? इसमें संकलन का गुण पाया जाता है, समजात श्रेणियाँ क्या होती है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, हैलोजन क्या होता है, ठीक है? हैलोजन चाल्कोजन भी होता है एक, ग्रुप्स कौन-कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन-कौन से होते हैं, ओके? एंड संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन्स जब ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है? और इसमें अंतर देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, अल्कोहल और एथेनॉइक के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ओके? और साबुन और डिटर्जेंट अपमर्द क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बहुत डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट आपके सेकंड यूनिट में बायोलॉजी से रिलेटेड यूनिट रहने वाली है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 5 है, जीव प्रक्रियाएँ, यानी लाइफ साइंस के बारे में अ, लाइफ साइंस देखते हैं कि कैसे इसको बहुत ढंग से हम पढ़ सकते हैं, ओके? सजीव पौधे और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड चीज़ें, परिवहन तंत्र क्या होता है, रक्त का परिवहन कैसे होता है, उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत अवधारणाएँ क्या होती हैं, ठीक है? कैसे ये सारे सिस्टम्स काम करते हैं, अपने बॉडी के सारे सिस्टम के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 6 जो है नियंत्रण और समन्वय, ओके? नियंत्रण कैसे करते हैं, समन्वय कैसे करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? ब्रेन के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, ओके? और हार्मोनों का परिचय देंगे, जंतुओं, ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, ऐच्छिक पेशियों के बारे में, और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ओके? एंड उसके बाद में जंतुओं में हार्मोन्स की क्या भूमिका रहती है, वो सारी चीज़ें बहुत ढंग से इसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन करके बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। अगर आखिरी तक आप इस सीरीज़ में हमारे साथ में बने रहोगे, तो डेफ़िनेटली आप साइंस में बहुत ढंग से नंबर गेन कर पाओगे, ओके? उसके बाद में जीव जनन कैसे करते हैं, ये टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो जंतुओं और पौधों में प्रजनन,
कैसे होता है, उसमें स्वास्थ्य आवश्यक होता है, उसमें कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं, परिवार नियोजन की कौन-कौन सी विधियाँ होती है, ठीक है? और एचआईवी क्या होता है, एड्स किससे होता है, जन्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आनुवांशिकता बहुत अच्छा टॉपिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, आनुवांशिकता के जनक थे, मेंडल का क्या योगदान रहा है, ऐसी कौन-सी चीज़ें मेंडल ने अपने जीवन में अ, एक्सेप्ट की है, ऐसी कौन-सी चीज़ें उन्होंने की है कि जिसकी वज़ह से उनको सफलता मिली। और डेफ़िनेटली अगर वो चीज़ें हम भी अपनी लाइफ़ में करेंगे, तो बिल्कुल हमें भी सफलता मिल जाएगी, ओके? और वंशागति के नियम बहुत कुछ सीखने लायक भी है मेंडल से, ठीक है? लिंग निर्धारण कैसे होता है, कौन ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? जनरली भ्रांतियाँ होती हैं, व लिंग से रिलेटेड जैसे बच्चा होता है या बच्ची होती है, उससे रिलेटेड मतलब कई बार लड़कियों को मार भी दिया जाता है। कई बार लड़की पैदा नहीं लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होती है, तो लड़के पैदा नहीं होते हैं। इस मामले में भी आप लड़की को ज़िम्मेदार ठहरा के फिर उसमें रोष निकाल देते हो। कई बार उसको मार भी दिया जाता है, बाहर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, अलग-अलग ब्लेम्स लगा दिए जाते हैं। तो ये सारी सामाजिक जो धारणाएँ होती है ना, वो भी इसमें भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है? उसमें भी समझ में आएगा आपको कि लिंग निर्धारण किसके कारण होता है। जनरली लिंग निर्धारण में मेल जो होता है ना, मेल पार्टनर वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? उसके कारण लिंग निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ओके? फिर प्राकृतिक घटनाएँ, प्र प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक है ये, है ना? प्रकाश से रिलेटेड। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और इसमें प्राकृतिक घटनाएँ नहीं आएगा यहाँ पे, प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक आएगा, ओके? प्रकाश का परावर्तन परिवर्तन और प्रतिबिंब हो जाएगा, फ़ोकस दूरी कैसे होती है, प्रकाश वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है लोगों को। वो इतना ढंग से पढ़ेंगे ना, आप मुझे पूछोगे ना कि मेरा फ़ेवरेट टॉपिक कौन-सा है, पूरी साइंस में मुझे सबसे अच्छा टॉपिक लगता है प्रकाश वाला टॉपिक और मैं इतना ढंग से पढ़ाऊँगी ना, तो उसके बाद में आपको लगेगा कि मैम आपके साथ-साथ में अब मेरा भी सबसे अच्छा टॉपिक होने लग गया है, प्रकाश वाला टॉपिक। इतना अच्छा टॉपिक है, ओके? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके? फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? हाँ, यहाँ पे ये परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है परावर्तन का, अपवर्तन का? अगर ये नहीं होते तो क्या होता? वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे, ओके? और गोलीय दर्पण से रिलेटेड चीज़ें, मुख्य अक्ष क्या होता है, फ़ोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का सूत्र कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इसमें सिंपल यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ओके? उसके बाद में नेत्र रंग-बिरंगा संसार, आँखों से हम इस रंग-बिरंगे संसार को देखते हैं, वो आँखें कैसे काम करती हैं, इतनी खूबसूरत आँखें होती हैं, दोष लग जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, कौन से लेंस के से किया जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो कौन से दोष में कौन-सा लेंस यूज़ किया जाता है। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, कौन-सा साइन यूज़ किया जाता है, ये भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, आपको आजीवन नहीं भूलोगे, ओके? मतलब ऐसा नहीं कि जब तक बोर्ड एग्ज़ाम होगा तब तक ही हम भूलेंगे, नहीं आजीवन आपको याद रहेगा, ओके? बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में आँखें बंद करके कोई उठा के भी बोलेगा ना कि अवतल लेंस में कौन-सा साइन यूज़ किया जाता है, तो भी आपके मुँह से डायरेक्ट निकल जाएगा कि कौन-सा यूज़ किया जाता है, ओके? जैसे मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे उत्तल अपन ऐसे बनाते हैं, है ना? ऐसे बनाते हैं, तो इसमें कौन-सा साइन पूरा अच्छे से आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी कि उत्तल लेंस में आप प्लस यूज़ करते हो, ठीक है? अवतल में ऐसे बना रहे हो, ठीक है? अवतल ऐसा बना रहे हो, इसमें कौन-सा साइन आ रहा है? माइनस अच्छे अच्छे से फिट हो रहा है, यानी कि अवतल लेंस यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम पूरा साइंस बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ओके? उसके बाद में विद्युत के प्रभाव क्या-क्या होते हैं, उसमें प्रतिरोध का क्या काम होता है, जैसे योगा में ओम इम्पोर्टेंट है, अपने साइंस में भी ओम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? संयोजन कैसे किया जाता है प्रतिरोधों का और दैनिक जीवन में इसका क्या यूज़ है, ऊष्मीय प्रभाव क्या-क्या होता है इसका, पीवीआईआर में क्या संबंध होता है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक-एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में यूँ नंबर आ जाएँगे, ओके? और फिर नेक्स्ट क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारा के 2 प्रभाव होते हैं एक्चुअली चुंबकीय प्रभाव भी होता है और विद्युत प्रभाव भी होता है, ओके? तो विद्युत चुंबकीय रेखाएँ भी निकलती है उसमें। तो कौन-सी चीज़ें कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ओके? धारावाही इफ़ेक्ट क्या होता है, फ्लेमिंग का नियम भी आएगा इसमें, ठीक है? अंगूठे वाला वो नियम, ये देखो अंगूठे वाला नियम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा, अंगूठे वाला नियम भी आएगा, ओके? फिर बाह्य हाथ का नियम भी आ गया और फिर दक्षिण व्रत धारावाही अ
चालक के कारण कैसे धाराएँ प्रवाहित होती है और वर्ताकार पाश में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ओके? एंड सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 5 आ जाएगी, आपके सबसे लास्ट यूनिट है, ओके? जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे, पारितंत्र के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें दिखाई देंगे। जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत चीज़ें कैसे होती हैं, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे और इस तरीके से हम सबसे लास्ट में अपने चैप्टर नंबर 13 पे आ जाएँगे और सबसे लास्ट वाला टॉपिक कौन-सा है? आपके हमारा पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड टॉपिक है, ओके? तो इस तरीके से आप लास्ट तक जब पढ़ोगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड में नंबर गेन कर पाओगे और सबसे लास्ट तक आप हमारे साथ में बने रहोगे तो आपकी साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और फिर आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, आप जब अपना देखो एक तरफ से चीज़ें नहीं होती। जब अगर हम अपना 100% देंगे, जब सामने वाला भी 100% देगा ना, तो डेफिनिटली आप दावे के साथ कह सकते हो कि मैम हमारे सबसे ज़्यादा नंबर साइंस में आए हैं। ये भी होगा, है ना? साइंस सबको ऐसा डरावनी सब्जेक्ट लगती है, डरावनी सब्जेक्ट नहीं है। ये डर दूर करने के लिए हम आए हैं और लास्ट तक जब आप जुड़े रहोगे तो ये डर डेफिनिटली दूर हो जाएगा, ओके? ठीक है, इसी तरीके से जुड़े रहिएगा।